नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं रेयांश राहुल। रेयांश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हम जानना चाहते हैं इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी और आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई। इस विषय में दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्ते गोविंद जी, मेरा नाम रेयांश राहुल है और मेरा बर्थ हुआ था ब्रजराज नगर में। एक छोटी सी जगह है झारसुगुड़ा ज़िले के अंदर, उड़ीसा राज्य में आती है और वहीं पे मेरी पढ़ाई भी हुई थी। बचपन से लेके क्लास 2 तक मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा था और क्लास 3 से मैंने एडमिशन लिया था लिटिल एंजल स्कूल में। ये ब्रजराज नगर के अंदर ही है और वहाँ पे क्लास 10th तक की पढ़ाई मैंने वहीं से की। आर्ट का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। एलकेजी यूकेजी में भी मैं ड्राइंग्स किया करता था। मुझे कई सारे आर्ट वर्क्स अभी भी याद हैं जो कि मैंने यूकेजी में क्लास 1 में बनाए थे, क्योंकि कुछ आर्ट वर्क्स ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में अभी तक बसे हुए हैं। क्योंकि उस समय मैं कोशिश करता था कि कुछ स्टोरीज़ बनाऊं। मैं ट्राई करता था कि अपने आर्ट वर्क में कुछ भी कैरेक्टर बनाऊं तो उनको स्टोरीज़ दे दूं। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स मेरे को अभी तक याद हैं। क्लास 1 के क्लास 2 के मेमोरीज़ मुझे अभी तक मेरे दिमाग में फ्रेश हैं। और क्लास 3 में जब मैं लिटिल एंजल स्कूल में मेरा एडमिशन कराया गया तो वहाँ पे जब भी कोई कंपटीशन होता था या फिर एग्ज़ाम होते थे तो एग्ज़ाम में ड्राइंग का भी एक एग्ज़ाम होता था। तो वहाँ पे जब मैं ड्रॉ करता था तो बाकी क्लासमेट्स को काफ़ी पसंद आता था, टीचरों को पसंद आता था। तो हर जगह से थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एक बच्चे को अगर मिल जाती है, एक बच्चे को अगर कोई बोल देता है कि तूने तो बहुत अच्छा आर्टवर्क बनाया, तो बच्चा उसी में खुश हो जाता है। तो मैं खुशी से बनाता था और मेरे लिए वही सब कुछ था। फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होता गया तो कॉम्पिटिशन्स के लेवल बढ़ते गए। अलग अलग जगहों पे कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं जाने लगा। पहले तो स्कूल के लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते थे, फिर अगर मान लीजिए कोई स्टेट लेवल पे कोई कॉम्पिटिशन होता है स्कूल के बेसिस पे तो मैं वहाँ पे जाया करता था। और बचपन से ही मेरे पापा मुझे ड्राइंग कॉपीज़ वगैरह ला के दिया करते थे और उन सब ड्राइंग कॉपीज़ वगैरह के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स किया करता था। तो इस तरीके से मेरा अट्रैक्शन आर्ट के प्रति बढ़ा था और धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। और जब जब मैं कंपटीशन में पार्ट लेता था तो कई बार मैं उसमें जीतता था, पार्टिसिपेट करता था, तो फर्स्ट आता था स्कूल के लेवल पे। और जब मैं उसको कंटिन्यू करता रहा तो ड्राइंग्स की स्किल अच्छी होती गई। तो बाहर में कंपटीशन होते थे तो मैं वहाँ भी पार्ट लिया करता था और कई बार फर्स्ट आता था। तो एक अच्छा एक बूस्ट मिलता था मुझे। हालांकि मैं फर्स्ट आने के मकसद से कभी मैंने पार्ट नहीं लिया, बट आ जाता था तो मुझे अच्छा फील होता था। और एक बचपन में, जैसे कि आप भी जानते हैं कि बचपन में एक बच्चे को कोई तारीफ़ मिल जाती है या किसी चीज़ के लिए उसको अच्छी बातें सुनने को मिलती तो वो खुद से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। और इसी तरीके से फिर जब मैं स्कूल के लेवल पे काफ़ी सारे अवार्ड्स या प्राइजेस जीतने लगा तो टीचर भी सपोर्ट करने लगे, क्योंकि मैं स्कूल को रिप्रेजेंट करने लगा था अलग अलग जगहों पे आर्ट के लेवल पे, जिसके वजह से स्कूल का भी नाम होता था आर्ट की फील्ड में। जिसके वजह से टीचर भी मुझे खुद प्रमोट करते थे या मोटिवेट करते थे कि तुझे लेना चाहिए आर्ट के कॉम्पिटिशन्स में। तो इस तरीके से स्कूल का टाइम मेरा रहा। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जो सबसे अच्छा मोमेंट रहा जिसने मुझे और ज़्यादा खुश रखा एक तरीके से, वो ये था कि मेरे दोस्त जो थे स्कूल के टाइम में, मेरी दोस्ती सबसे बहुत अच्छी थी क्लास में। सब एक तरीके से मेरे बहुत क्लोज दोस्त बन गए थे और दोस्तों के साथ बैठ के मैं कार्टून्स बनाया करता था और दोस्त साथ में बैठते थे और हम हंसी मजाक में ड्राइंग्स करते थे। दोस्त कहते थे कि यार ये इस टीचर का कैरिकेचर बनाओ या ऐसा स्टोरी बनाओ, तो हम मस्ती मजाक में करते थे। मैं ड्राइंग कर करके अपने दोस्तों को बांटा करता था, ड्राइंग करके उस पर कहानियाँ लिखा करता था, हंसी मजाक के चुटकुले टाइप के लिखता था और दोस्तों को देता था तो वो हंसते थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी जब दोस्त मेरे कार्टून्स को देख के हंसा करते थे। मैं चाहता था कि मैं ऐसे और बनाऊँ। और इस तरीके से मेरा स्कूल के लेवल पे ही ये सारी चीज़ें मैं मस्ती के लिए करता था और जिसके वजह से मुझे स्कूल के लेवल पे काफ़ी नाम या वो चीज़ें तो मिली, बट खुशी बहुत मिली। और जिसके वजह से ही मेरी एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई कि मैं आर्ट के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। आगे चल के मैं इसको फुल टाइम प्रोफेशन बनाया। लेकिन स्कूल के लेवल पे सिर्फ मैंने आर्ट किया था अपने सुकून के लिए, एक मज़े के लिए। जैसे किसी बच्चे के लिए कोई और गेम खेलना उसे मज़ा देता है, किसी के लिए कुछ मज़ा देता है, तो उस मज़े के लिए मैंने शुरुआत किया था। और वही मुझे लगता है कि किसी भी
आर्ट लवर के लिए जो फाउंडेशन है वो यही है कि उसको मज़ा आना चाहिए, उसमें उसको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे कुछ भी दे दो दुनिया में, लेकिन अगर मुझे ये करना पड़ रहा है तो मैं इसको खुशी से करूँगा और जितना जितना बोलो मैं उतना करूँगा। मतलब कोई किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मुझे कि मुझे ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, मैं खुद ब खुद शुरू हो जाता था। और वही सबसे अच्छी चीज़ रही जो मेरे बेस जो जहाँ से मेरा डेवलप हो, जो अट्रैक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था मेरा स्कूल का टाइम। जी बिल्कुल, स्कूल का समय तो बिल्कुल भुलाया जा ही नहीं सकता और वो एक गोल्डन टाइम होता है हर सभी के जीवन का। अच्छा, हम दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि क्या एक आर्टिस्ट के लिए स्टाइलाइजेशन कितना ज़रूरी है? उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, मेरा मानना है कि आर्ट में स्टाइलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, और मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि आर्ट में एक स्टाइल खुद का होना चाहिए, आर्ट में खुद की पहचान होनी चाहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि हम अगर इतिहास उठा के देखें तो जितने भी पास्ट के आर्टिस्ट रहे, भले ही वो पैब्लो पिकासो हो, उनका एक अलग स्टाइल था, उन्होंने क्यूबिज्म निकाला था। हेनरी मैटिस, उनका एक अलग स्टाइल था। जितने भी और मास्टर आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे कि वैन गॉग की अगर हम बात करें तो उनका एक अलग स्टाइल था। तो डेफिनेटली उन्होंने स्टाइल निकाला, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि उस स्टाइल के निकालने के कारण उनका एक सक्सेसफुल हिस्ट्री रहा है। क्योंकि वो स्टाइल क्या होता है, एक पहले हमें ये समझना होगा कि स्टाइल होता क्या है। एक स्टाइल तब डेवलप होता है जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल लेवल पे स्ट्रांग हों, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसे एक्सप्रेस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे धीरे धीरे एक आर्टिस्ट अपने तरीके बदलता है, और वो धीरे धीरे कई सालों के बाद एक नए तरीके का स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आज के टाइम पे कोई बच्चा सीख रहा है और आर्ट में जाना चाहता है, और उसको लग रहा है कि वो ये पास्ट के इन सब आर्टिस्टों का नाम सुनता है, जो पॉपुलर आर्टिस्ट उनका नाम सुनता है, और उनके बारे में सिर्फ ये देखता है कि इनका तो एक नया स्टाइल था इसलिए मैं भी एक स्टाइल बनाऊं, तो वो सिर्फ और सिर्फ फेल ही होगा। क्योंकि स्टाइल इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि स्टाइल बनाने से हमें सक्सेस मिल जाएगी। स्टाइल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो खुद ब खुद नेचुरली हमारे अंदर से आ रहा होता है, और एक टाइम पीरियड के बाद हम जब काम करते थोड़ी चेंजेस ऐड करते एक टाइम आता है जब ऑटोमेटिकली हमें पता भी नहीं चलता, एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होती है हमारा नेचुरल फॉर्म में, और हम एक जो स्टाइल डेवलप करते हैं उसमें एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होती है। तो उस ट्रांजिशन के बिना अगर हम डायरेक्टली जंप करने का कोशिश करें, स्टाइल बनाने की कोशिश करें, तो वो सिर्फ फेक ऊपर से सरफेस लेवल पे तो हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर देंगे, बट उसका एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। दूसरा कारण ये भी है कि अब टाइम बदल चुका है। आज के टाइम अगर कोई बोलता है कि मुझे स्टाइल डेवलप करना है, तो उस पर्सन जो स्टाइल डेवलप करना चाहता है वैसे स्टाइल ऑलरेडी किसी ने डेवलप ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो कोई यूनिक नहीं हो जाएगा स्टाइल डेवलप करके। स्टाइल डेवलप करने के बाद एक आर्टिस्ट को यूनिक बनाती है उसकी सोच। अगर पिकासो ने अपनी स्टाइल डेवलप की या वैन गॉग ने अपनी स्टाइल डेवलप किया, तो स्टाइल डेवलप करने से पहले उनका मानसिक जो सिचुएशन था, जो हमें उनका मेंटल सिचुएशन है वो स्टडी करना पड़ेगा। उनका मेंटल सिचुएशन जैसा पहले बना, उस मेंटल सिचुएशन के बाद स्टाइल आया। आज के टाइम पे लोग ट्राई करते हैं स्टाइल आए, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग लोग अपना मेंटल स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं और फेल होते हैं। उसके बाद फिर उन्हें लगता है कि वो गलत रास्ते पे आ गए, या फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि आर्ट में स्कोप नहीं है। द रियलिटी इज कि पहले उनका सोच डेवलप हुआ, फिर उस सोच के बेसिस पे उनका स्टाइल डेवलप हुआ, और उनकी सोच क्योंकि आगे पहुंच चुकी थी, अब वो अपनी सोच के बेसिस पे दुनिया से टकराने के लिए, या फिर उनको अपोज करने वाले जितने भी लोग थे उनसे टकराने के लिए वो रेडी हो चुके थे मेंटली। अगर मान लीजिए आज के टाइम पे मैं कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ ये देख के कि कोई और क्या कर रहा है, या फिर स्टाइल डेवलप मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, या फिर कोई भी किसी भी चीज़ में अगर हम किसी और को देख के ट्राई करते हैं कि यार इसमें सक्सेस मिल जाएगी, तो कल की डेट में जब हमें डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, या कल की डेट में हमें फेलियर का सामना करना पड़ेगा, कल की डेट में हमें ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा दुनिया से, तो हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा। हम वहाँ पर तुरंत हार मान लेंगे, क्योंकि वो जो भी एक्शन हमने लिया ना वो किसी और को देख के लिया, खुद के दम पे ये सोच के नहीं लिया कि इसके पॉजिटिव भी मैं फेस करूंगा, इसका नेगेटिव भी मैं फेस करूंगा। पैब्लो पिकासो, अगर यहाँ पे हम वैन गॉग की बात करते हैं, वैन गॉग की स्टोरी मुझे काफ़ी प्रभावित करती है, तो वैन गॉग की अगर स्टोरी की बात करें तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रहे थे, फ्यूचर में वो सक्सेसफुल उनको माना गया, लेकिन वो फिर भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं होने के कारण बाद भी वो सक्सेसफुल अपनी सोच के लेवल पे इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो अपने दम पे किया, अपनी सोच के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी स्टाइल डेवलप किया था।
तो इसमें बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं जो हमें समझनी पड़ेगी, जिसके बाद हम ये सब सोच सकें। हम ऊपर ऊपर लेवल पे तो किसी को देख के हम ये कर सकते हैं ट्राई कि ऐसे स्टाइल होता है, स्टाइलाइजेशन की ज़रूरत है, ये ऊपर ऊपर से लोग बोल देते हैं। लेकिन जब इसके लेयर वाइज हम छांटेंगे ना और हर एक बात को बारीकी से समझेंगे, थॉट प्रोसेस को समझेंगे, बदलते हुए टाइम को समझेंगे, तब हमें और क्लैरिटी समझ में आएगी। तो इन सब बातों को समझे बिना बस ऊपर ऊपर से हमें फॉलो नहीं कर लेना चाहिए कि स्टाइल होना चाहिए या स्टाइल नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहूँगा कि मेरी बात को भी डायरेक्टली फॉलो करो। आप खुद को, जो भी इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि आपको जो एक्चुअल में फील हो रहा है, जो आपको एक्चुअल में अच्छा लग रहा है, उस चीज़ का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, उस चीज़ का बेस स्ट्रॉन्ग करो और उसके ऊपर बिल्डअप करते जाओ। जैसे जैसे आप बिल्डअप करते जाओगे और दुनिया से कनेक्ट करते जाओगे, दुनिया की सोच, आपकी सोच ये जब मिलेगी, आपका एनवायरनमेंट कैसा था वो सब मिलेगा, आपका सिचुएशन कैसा था, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, वो सारी बातें जब दिमाग में चलते चलते हम चीज़ें ट्राई करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, फेल होते जाते हैं, उसे सीख के कुछ नया ऐड करते जाते हैं, फिर धीरे 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 एक नई चीज़ या फिर एक नई सोच हमारे अंदर डेवलप होती है। उसको नेचुरली आता है वो, अगर हम फोर्स करेंगे तो वो नहीं आएगा, इसलिए वो नेचुरली आता है। और नेचुरली तभी आएगा जब हम कंटिन्यूसली चीज़ें सीखते जाएंगे, करते जाएंगे और धीरे धीरे उस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। जी, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप एक आर्टिस्ट के साथ साथ एक यूट्यूबर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक आर्ट टीचर हैं और एक फाउंडर हैं आप अरीना आर्ट यूनिवर्सिटी के। हर एक आर्टिस्ट के लिए अपने पेंटिंग का डॉक्यूमेंटेशन करना कितना इम्पोर्टेंट है, अपने प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन करना कितना इम्पोर्टेंट है, इस विषय में भी ज़रूर दर्शकों को कुछ बताइएगा। अपने काम को डॉक्यूमेंट करना सिर्फ कलाकार को नहीं, मुझे तो लगता है कि हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी लाइफ का। अगर थोड़ा सा अलग सोचने की हम कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो वीडियो का फॉर्मेट है, ये जो टेक्नोलॉजी आई है, वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना, इसको हम लोग कितना ज़्यादा अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के टाइम पे मैं अगर अपनी वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, तो वो आज के लेवल, आज तो दुनिया में लोगों को एजुकेशन पहुँचा पा रही है, आज तो आर्टिस्टों को हेल्प कर पा रही है, लेकिन सोच के देखिए अगर ये यूट्यूब और ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये इंटरनेट अगर फ्यूचर है, तो आने वाले 50 साल बाद भी लोग मेरी वीडियो देखते रहेंगे और मैं खुद 50 साल बाद अपनी पुरानी वीडियो देख के अपनी पूरी जर्नी को देख पाऊंगा। तो कितना पावरफुल है। और इस लेवल पे अगर आप सोचोगे तो कभी भी आप सब्सक्राइबर और लाइक्स के लिए काम नहीं करेंगे, आप काम करेंगे खुद के लिए और दूसरों के लिए। और यही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। यूट्यूब चैनल सुन के तो हमें बहुत नॉर्मल सा लगता है कि यूट्यूब चैनल तो सब बना रहे हैं, लेकिन मेरा सोच ये है कि मैं यूट्यूब चैनल नहीं बना रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को एक टाइम मशीन में डाल रहा हूँ ताकि कल की डेट में मैं वापस आके खुद को दोबारा देख पाऊँ। आपको मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, जितने भी दर्शक यहाँ पे अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करो। मैं क्या करता हूँ कि कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस होता है जिसको मैं चाहता हूँ कि ये कैद हो जाए, मेरे पास रहे, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ। हो सकता है कभी कभी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, कोई स्ट्रेस चल रहा होता है, कोई काम के प्रति कुछ मैं सोच रहा होता हूँ, तो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मैं देखना चाहता हूँ, ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि आने वाले 6 महीने बाद जब मैं इस प्रॉब्लम से निकल चुका रहूँगा तो मैं अपनी वापस उस वीडियो को देखता हूँ और सोचता हूँ कि उस समय मेरा मेंटल स्टेट कैसा था और अब मेरा मेंटल स्टेट कैसा है। और इससे मैं ये सीखता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर सेम सिचुएशन फिर से आती है तो मेरे को पहले से आइडिया रहता है कि हाँ, अगर मैं 6 महीने में उस प्रॉब्लम से निकल पाया तो आगे वाले प्रॉब्लम में से भी मैं 6 महीने में, 7 महीने में, एक टाइम के बाद निकल पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं या हम सोच सकते हैं, और ये छोटी चीज़ नहीं है डॉक्यूमेंट करना, इससे हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ आज के टाइम के हिसाब से चलने के लिए बल्कि खुद की डेवलपमेंट के लिए भी। जी, ये डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ को, अपने यादों को संजो के रखते हैं, उसी प्रकार हमें चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी करके रखना चाहिए। और दूसरा, इस डिजिटल वर्ल्ड में आर्ट का कितना योगदान रहेगा आने वाले समय में, इस विषय में भी ज़रूर दर्शकों को कुछ आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपके अनुभव हमसे ज़्यादा हैं इस डिजिटल वर्ल्ड के। तो उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, किस तरीके से आपने उसको संजोया है, उस विषय में भी ज़रूर दर्शकों को शेयर कीजिएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा फ्यूचर है, खासकर आर्टिस्टों के लिए। फ़र्क आता है हमारी सोच में। कैसे?
फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी फ़ोटो डालता है, कुछ लाइक्स आते हैं, खुश हो जाता है, कमेंट्स का इंतज़ार करता है, कुछ अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, वहाँ तक सीमित है। ये भी हो रहा है फेसबुक में। और दूसरी तरफ बहुत हज़ारों करोड़ों लोग जब वोट करते हैं, हज़ारों करोड़ों लोग किसी चीज़ के लिए मांग करते हैं, तो सरकार भी अपना डिसीजन बदलने पे मजबूर हो जाती है। तो पूरी दुनिया बदली जा सकती है, इतना पावर है फेसबुक में। तो ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं। एक पर्सन जो छोटी सी चीज़ में खुश है, अपना कुछ एंटरटेनमेंट कर रहा है, और एक जगह जहाँ पे पूरी दुनिया को बदलने का काम हो रहा है। तो ये एक्सट्रीम को अगर हम समझें तो आप समझ सकते हैं कि आर्ट के फील्ड में, अगर हम सिर्फ अपनी आर्ट के फील्ड की बात करें, तो एक आर्टिस्ट के पास बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस स्कोप है। वो उसके पास कोई ऐसी कमी नहीं है जिसके बेस पे वो आगे न बढ़ सके। हर एक आर्टिस्ट आगे बढ़ सकता है, हर कोई आगे बढ़ सकता है, बस उसकी सोच को उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको सोचने के तरीके बदलने पड़ेंगे। आपने देखा होगा कि कई सारे पुराने आर्टिस्ट हैं, पहले के आर्टिस्ट हैं, वो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, या फिर उनको लगता है कि ये तो आर्ट के माहौल को ख़राब कर रहा है, या फिर आर्ट की दुनिया में ये ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड जो है ये आर्ट को ख़त्म कर देगा। मेरा ये मानना है कि ये ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड के कारण बहुत सारे आर्टिस्ट अभी निकलेंगे। पुराने टाइम में जैसे पिकासो और लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो, ऐसे हम लोग ग्रेट नाम सुनते थे ना, आने वाले फ्यूचर में भी, आने वाले टाइम के ऐसे नए मास्टर्स निकल के सामने आएंगे, क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड के कारण। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो जनरेशन है, ये पहली जनरेशन है इंटरनेट की दुनिया की, ये फर्स्ट जनरेशन है जो इंटरनेट की दुनिया को झेल रही है। जब ये वाली जनरेशन ख़त्म हो जाएगी तो सेकंड जनरेशन आएगी। लेकिन ये हम बहुत लकी हैं सारे लोग जो इस जनरेशन में हैं, जो पहली जनरेशन है जो इंटरनेट की दुनिया में है। और यहाँ पे सोशल मीडिया, इन सभी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं एक बात सोचता हूँ, जब लियोनार्डो दा विंची जिंदा थे तो वो अपनी दुनिया में जो जो चीज़ उनको अट्रैक्ट करती थी उसको वो सीखा करते थे। वो इंजीनियर भी थे, वो एक तरीके से वो जूलॉजिस्ट भी थे, वो पेड़ों की पढ़ाई करते थे, वो जानवरों को पढ़ाई करते थे, वो इंसानों की एनाटॉमी के वो मास्टर थे। तो अलग अलग चीज़ों की वो पढ़ाई करा करते थे जिनमें उनका इंटरेस्ट आ रहा था। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इमेजिन कीजिए कि अगर आज लियोनार्डो दा विंची जिंदा होते तो क्या वो मास्टर नहीं बन जाते सोशल मीडिया के? क्या वो सोशल मीडिया को स्टडी नहीं कर रहे होते? क्या वो इस इंटरनेट की दुनिया को स्टडी नहीं कर रहे होते? हम ये तो देखते हैं कि पुराने ज़माने में आर्टिस्ट इस तरीके की स्टडी करते थे और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बट यस, उनको कॉपी करना इंपॉर्टेंट है, उनसे सीखना ज़रूरी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर वो होते हमारी जगह आज की दुनिया में, तो क्या इन सब चीज़ों को नहीं सीखने की कोशिश कर रहे होते? बिल्कुल कर रहे होते। और लियोनार्डो दा विंची अगर होते तो मैं गारंटी के साथ ये सोच सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन और उनकी कुछ हिस्ट्री पढ़ी है कि वो सोचते कैसे थे और कैसे वो रिसर्च किया करते थे। और उसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, फील होता है कि अगर वो आज जिंदा होते तो वो आज इन सब प्लेटफॉर्म्स की स्टडी कर रहे होते, इस टेक्नोलॉजीज़ की स्टडीज़ कर रहे होते, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की स्टडी कर रहे होते। तो इसलिए आज के टाइम पे आर्टिस्टों को ये चाहिए कि वो और भी अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है उसे सीखें। नो डाउट मुझे पेंटिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे आर्ट स्केचिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर मैं आज की दुनिया को समझूंगा नहीं तो वो मेरे आर्ट को ही इंस्पायर नहीं करेगा, और ना ही मैं अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई अपनी जगह बना पाऊंगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने पैशन को करने के लिए और उस पैशन को और बड़ा करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमारे पैशन के अगेंस्ट हो या पैशन के साथ मेल नहीं खाते हों। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलना जानता है, क्रिकेट खेलने में उसको बैटिंग करना पसंद है, लेकिन उसको डाइटिंग का मतलब उसको हेल्थ के ऊपर उसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसको मजबूरी में वो करना पड़ता है। इंग्लिश सीखना पड़ता है अगर वो इंटरव्यू देने जाता है तो ये सारे साइड के काम भी उसको करने पड़ते हैं जिसमें उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसको उस फील्ड में बहुत बड़ा आगे लेवल तक जाना है तो ये चीज़ें हर एक आर्टिस्ट को आज के टाइम पे समझनी ज़रूरी है कि अगर आपको इस फील्ड में, इस चीज़ में आगे बढ़ना है, तो आज की दुनिया में जो जो हो रहा है और जो जो ज़रूरत है और जो आपकी फील्ड से कनेक्ट करता है, जो आपकी फील्ड को ग्रो करने में हेल्प करता है, तो उस चीज़ को सीखना, उस चीज़ को समझने के लिए टाइम, एनर्जी, एफर्ट हमें लगाना ही पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक आर्टिस्ट के लिए जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। जी बिल्कुल। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो आर्ट के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं, जो कलाकार हैं, जिनके मन में थोड़ा सा भी आर्ट के लिए एक भावना है, एक प्रेम है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी हों, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हों, या हाउसवाइफ हो, या जिनको आर्ट से प्रेम है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है? इस विषय में भी ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा।
जो भी स्टूडेंट्स आर्ट की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको ये दिमाग से निकाल देना है कि आर्ट की फील्ड में उन्हें करियर बनाना है। ठीक है, अब ये सुन के आप सबको थोड़ा सा अजीब लगेगा। करियर बनाना है ये सोच के फील्ड, किसी भी फील्ड को चूज़ नहीं किया जाता है। आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी का भी बैकग्राउंड उठा के देख लो, कोई भी पर्सन जो अपनी फील्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, कभी भी वो सोच के नहीं बड़ा होता कि मुझे इस फील्ड में सक्सेसफुल बनना है। वो सिर्फ उस फील्ड में घुसता है क्योंकि उसे उस फील्ड से प्यार होता है। अगर आप में से किसी ने भी किसी लड़की से प्यार किया है और किसी लड़की ने किसी लड़के से प्यार किया है, अगर जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, पहली बात तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं कोशिश करूँगा कि आपके इस लव स्टोरी को मैं पढूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस इनसाइट्स को जानने में, क्योंकि मैं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने इसे किसी ने भी प्यार किया अपनी लाइफ में, ओके, अगर आपने अपने पेरेंट्स से भी प्यार किया, अपने किसी से भी, कोई भी आपका दोस्त यार जिससे भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो कभी भी आप नोटिस करना कि आप उसकी बुराइयां या अच्छाइयां देख के उससे आप क्लोज नहीं होते हो। आप बस उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो और आप उसके साथ क्लोज हो जाते हो। आप उनसे बातें करते हो और उनकी बातें आपको अच्छी लगने लग जाती है। आप ये नहीं देखते हो कि उसकी बुरी आदतें क्या हैं, कि वो गाली देता है क्या वो कोई गलत आदतें हैं उसकी। वो चीज़ें बाद में आती है और हम उसको धीरे धीरे नज़रअंदाज कर जाते हैं या फिर उससे हम दूर होने लग जाते हैं। वो चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन हम जुड़ते क्यों हैं? क्योंकि हमारी सोच मिल जाती है, हमें एक पर्सनल लेवल पे कनेक्शन हो जाता है और हमें इतना सोचना नहीं पड़ता कि इससे हम दोस्ती करेंगे या इससे हम प्यार करेंगे, वो हो जाता है टाइम के साथ साथ। वैसे ही आर्ट है, इसमें हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हम इसमें करियर बनाना है, इसमें हमें नाम कमाना है, इसमें हमें पैसे कमाना है। अगर ये सोच आ गई तो यहाँ पे आपका जो प्यार है वो मैला हो गया। ठीक है, अगर ये चीज़ आ गई तो आप डेफिनेटली उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले अपने आप को नेचुरल स्टेट में रखो, अपने आप को फ्री फ्लोइंग रखो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप स्कूल लाइफ में हो, अगर आप कॉलेज लाइफ में हो, तो आर्ट अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उससे अट्रैक्ट हो पूरे दिल से। ये सोच के नहीं कि इसमें अट्रैक्ट तो हो रहा हूँ लेकिन इसमें करियर होगा नहीं होगा, इतना सोचोगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन खत्म, वहाँ पे आपका कनेक्शन खत्म। ये सोच के बस आगे बढ़ो कि ये मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, मुझे ड्रॉ करने का मन कर रहा है, मैं करता हूँ। मुझे ड्रॉ करने का मन कर रहा है, मैं करूँगी। मुझे पेंट करने का मन कर रहा है, मुझे सामान चाहिए, ये मटेरियल्स चाहिए, या फिर जो भी आपके पास बेसिक मटेरियल है, जो आपके पास एक पेंसिल है, एक पेपर है, आपने ड्रॉ करने आप बैठ गए। बस ये एक मोहब्बत जो है ना, वो कंटिन्यू चलते रहती है और वो अपने आप इस लेवल पर बढ़ जाती है जहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब मेरे को इस फील्ड के बिना रहना मेरा पॉसिबल नहीं है, मुझे इस फील्ड में जाना ही है। ये वाला थॉट आता है कुछ सालों बाद। ठीक है, कुछ सालों बाद। पहले से आ गया तो खत्म हो गया सब कुछ, फिर वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि अगर आप किसी से दिल से प्यार करते हो तो आप अंजाम के बारे में नहीं सोचोगे, आप एंड में क्या होगा वो नहीं सोचोगे, आप बस उस मोमेंट में उस चीज़ को जियोगे। ओके, उस मोमेंट में उस चीज़ को फील करोगे। अगर आप ये लेसन को अभी सुन रहे हो, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, तो आप ये नहीं सोच रहे होगे कि आप इसके एंड में क्या होगा। आपको सुन रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसमें सुन रहे हो। ओके, आपका टाइम चल रहा है या फिर बाहर में पड़ोसी क्या कर रहा है वो सब में आपका ध्यान नहीं होगा। तो हम फ्लो में चलते चले जाते हैं, जिससे भी हम अट्रैक्ट होते हैं, जिससे भी हम प्यार करते हैं, और वो धीरे धीरे इतना बढ़ चुका होता है, तब जाके हम डिसीजन ले पाते हैं। तो वेट करो, पेशेंस बना के रखो, अपने काम के ऊपर काम करते रहो, दिल से काम करते रहो। एक टाइम आएगा जब आप इतने ज़्यादा आपके अंदर वो प्यार बढ़ चुका होगा कि आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो चुके होगे, और उस समय फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्रोफेशनल जाना है कि नहीं जाना है। अगर आपको उस समय लगता है कि मैं प्रोफेशनली जाना चाहता हूँ तो आप डेफिनेटली इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और उस समय आप खुद नए नए रास्ते खोजने लगोगे खुद, और रास्ते खोजते खोजते फिर आपको समझ में आएगा कि जो सीखने की ज़रूरत है फिर आप उसके हिसाब से और सीखते चले जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे डिसाइड कर सकते हो कि इस चीज़ के अंदर आपको और किस लेवल पे सीखना है, किस लेवल पे पहुंचना है, कहाँ से शुरुआत होगी प्रोफेशनल वर्ल्ड की। ये चीज़ें बाद में धीरे धीरे आती चली जाएंगी। और कई सारे लोगों का ये भी सवाल आता है, जिसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, कि लोग सीखना शुरू करते हैं लेकिन उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो वो कहते हैं कि आर्ट में तो हम कुछ अर्निंग नहीं कर रहे हैं, कैसे हम फाइनेंशियली इसको आगे लेके जाएँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्ट को बोझ मत बनाओ। अगर आर्ट को शुरू से ही बोझ बना लोगे तो आर्ट को आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको आर्ट पसंद आ रहा है, अगर आप अदर प्रोफेशन में भी हो, अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं और आपको आर्ट पसंद आ रहा है, आपको आर्ट अट्रैक्टिव लगता है, तो कीजिए, क्योंकि वो आपको खुशी देता है। और खुशी से कोई कंपैरिजन नहीं किसी चीज़ का। खुशी के लिए लोग अपने आप टाइम निकाल लेते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगर लोग सच में प्यार करते हैं आर्ट से तो वो समय निकाल लेंगे, समय बना लेंगे। समय बनाने में 1 सेकंड लगता है। ओके, मेरे पास समय नहीं है बोलते बोलते अगर मेरे को खुद किसी चीज़ से प्यार है, 1 सेकंड लगेगा, मैं सारा काम छोड़ के 15 मिनट के लिए एक बार उसको करके रहूँगा। तो समय बनाने में 1 सेकंड लगता है। आप बनाएंगे समय और उसको करते जाएंगे,
आपका प्यार बढ़ता जाएगा और उसके बाद ही आप फिर इस चीज़ में आगे जैसे जैसे आपकी स्किल डेवलप होगी आपके पास एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं आप खुद को आप खुद अवेयर हो जाएंगे। आप खुद, जैसे कि मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया कि मैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में लेता था, धीरे धीरे उस कॉम्पिटिशन को बढ़ते गए तो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में अच्छे आर्टवर्क्स मैं बनाता था, तो मैं खुद को कंपेयर करता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, जज करता था खुद को अपनी गलतियों को खोजा करता था। तो वो चीज़ सब में होती है, जब आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे और आप खुद की गलतियाँ खोजेंगे, खुद को निखारने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे करते 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 आपको खुद लाइन मिलने लगेगी। लेकिन बस यही ज़रूरी है कि आपको उस लाइन में टिके रहना है और चलते रहना है, लंबी दूरी तक चलना है। एक मैराथन है, इसमें लंबा चलना है, लंबा चलते चलते आपको वहाँ पर रास्ता मिल जाता है। जी बिल्कुल, और ये लगातार ये दौड़ हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच रियांश जी इस बातचीत के लिए, आपने इतना सारा समय निकाला। उम्मीद है हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस बातचीत को लगातार मन लगा कर सुनते रहें। और इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच गोविंद जी, मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका देने के लिए, अपनी थॉट को एक्सप्रेस करने का मौका देने के लिए। मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी ये शुरुआत जो आपने की है आर्टिस्टों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने की, उनकी जर्नी के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने की। सो जितने भी लोग अभी इस लेसन को, इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, आप सभी को भी धन्यवाद मेरे इस बातों को सुनने के लिए। आपको अगर कोई भी बात लगी हो कि आप उसको कर सकते हैं तो उसको ज़रूर अपनी लाइफ में उतारिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इनके चैनल को, गोविंद जी के चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके इन सभी आर्टिस्टों के काम को, उनकी इंटरव्यूज़ को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आर्ट की दुनिया में ज़रूरी है कि जितने भी हम आर्ट लवर्स हैं, हम ऐसे कंटेंट को जो दूसरों आर्ट लवर्स को रास्ता दिखाए उनको मदद करें, उनको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट लवर्स तक ये सारी जानकारियाँ पहुँचे और वो अपनी फील्ड में और आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। रियांश जी, आपको आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपके फॉलोअर्स मिलियंस में हो ये हम चाहते हैं। और इसी के साथ हम इसी बातचीत को यहाँ रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।